चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है नियंत्रण एवं समन्वय देखेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने जीवों में अनुरक्षण यानी रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता है, मृदा को एक ओर ढकेलता बाहर निकलता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो ये गति नहीं करता है। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करते भैंस आदि ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होते हैं। दिखाई देने वाले इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक स्वाभाविक उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ती है क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसी की अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बातचीत करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने के बजाय फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति इस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह के नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप करें। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। जंतु तंत्रिका तंत्र देखें। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में क्लास 9 में हमने पढ़ चुका था। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थों को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसे हमें पहचानने के लिए तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थिर होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और जैसे यहाँ चित्र में भी दिया गया है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन में जाता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन इस रिक्त स्थान या सिनेप्स यानी सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथ यानी सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चित्र 6.1 के ए को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहां सूचनाएं उत्सर्जित की जाती है, जिसमें होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा की जाती है करती है तथा जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो जाती है। यहाँ पर दिया गया है केंद्रक है, ध्रुमिका है, कोशिकाएं है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा दिया गया है।
क्रियाकलाप से देखें, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए और इसका स्वाद कैसा है। अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कर दीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है? खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे थे, क्या आप उस खाने को पूरा स्वाद ले रहे हैं? जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह में अंतर जानने के लिए और उनके स्वाभाविक हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? परिवर्तित क्रिया में अंतर देखें। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया है, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ में अपना हाथ पीछे खींच लिया है, लौ से हाथ अपना पीछे खींच लिया, या मैंने इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इस सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकती है। हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकती है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब तक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्याय क्रियाओं से जोड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल कर सकती है? उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं उष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए तो पेशियों को गति कराती है, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। वह इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहा होना चाहिए। सबसे प्रयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हुए हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनती है और यह धिपी आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी पहुंचाती है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इसके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। या यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है? मानव मस्तिष्क देखें तो क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्रणाली है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं को बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रिया विधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं। ये इस मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्र बनाते हैं और ये शरीर के सभी भागों में सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐसी क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है जो मस्तिष्क से निकालने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार के मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान कराता है। जैसी आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समकालीन करने के लिए उत्तरदायी है पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा अनुपस्थ मस्तिष्क हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्रम मस्तिष्क है और इसमें विभिन्न ग्राही में संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्रम मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। इसमें सहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है और इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए। तो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा हुआ है, यह जानने के लिए एक मुख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का ध्यान दीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। आपके अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। ये मानव मस्तिष्क है। आइए इन परिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखें। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुख में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम न भी सोचे तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर, यह चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्तित क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सूची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाने के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होते हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थिर मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना या विचार कीजिए, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थिर भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्ध तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? देखते हैं ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। तो मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि इस सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए, इसकी सावधानी पूर्वक भी रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बक्स में अवस्थित होता है। बक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात और शोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के बंधन के नीचे
कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह केशरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं? तो अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे हैं कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है और इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेगी। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करना चाहिए। एक कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारण है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती है? इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए कि जब हमने क्लास 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब विभिन्न प्रकार की पेशियों जैसे ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां थी। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इतने अंतर हो सकते हैं। प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? दूसरा है दो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथ यानी सिनेप्स में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? चौथा है हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? और पांचवा है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? उसके बाद पादपों में समन्वय देखें। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुरझाना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति में वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवेद भेद की देशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसके वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करती। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित है तो दूसरी वृद्धि इससे मुक्त है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया देखें। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई में के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है? ये छुई में के पौधे हैं। यदि हम विचार करें तो पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होता है? यदि आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की यह पादप में सूचनाओं के आकार के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होते, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति देखें। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये
प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। तब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो वो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर जाता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है और आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्योंकि वह वृद्धि दिशीक है और इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पर्यावरण प्रेरक जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप के वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशीक या अनुवर्तन गति या उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकते हैं। अतः इन दो भिन्न प्रकार के प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जल इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि प्रवाह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्रवाह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी पर गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्व अनुवर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनावर्तन का क्या होगा इसका क्या अर्थ होगा? क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करता है जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। एक क्रियाकलाप देखें तो एक शंकु प्लास्टिक को वो जल से भर लीजिए और प्लास्टिक की ग्रीवा को तार के जाल से ढक लीजिए और एक ताज़ा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल में भींगी रहे और एक ओर से खुला हुआ पत्ते का एक बॉक्स लीजिए और प्लास्टिक को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो जहाँ वे प्रकाश आता हो। और दो या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि प्रवाह प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर हो जाती है। अब प्लास्टिक को इस प्रकार घुमाइए कि प्रवाह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर जाए और इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। और क्या प्रवाह और जड़ के पुराने भागों में दिशा बदल दी जाती है? क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? इस क्रियाकलाप में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं उसका फिर टॉपिक बातें आई है। एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशा है। हमारी भुजा और अंगुलियां या दृक्ष न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमा है। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपन कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएंगे। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने से
करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होते हैं तथा उन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। और जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संशोधित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग यानी टीप में संश्लेषित होता है तथा कोशिका को लंबाई में वृद्धि में सहायता होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाले साइड में ऑक्सिन का सांद्र कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबेरेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि इन संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। एब्सिस्क अम्ल वृद्धि का अनुसंदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। जंतुओं में हार्मोन देखें। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी के लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है? वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं। जैसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगे। यदि लड़ना या दौड़ना तो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? प्रश्न उठता है, पादप हार्मोन क्या है? छुई में पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तीसरा है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण लीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। चौथा है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? पांचवा है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रियाएं को रोकने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो यह शरीर सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहद हो जाता। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 6.7 देखिए। मानव के अंदर स्रावित ग्रंथियां, ए में नर है, बी में मादा है। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाता है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास पेशियां सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है।
डायाग्राफ तथा पसलियों की पेशी के संकोचन में श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रित एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो औदेशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दीक्षित वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं लगाते। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए समन्वयित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित है, और हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन निर्माण अनिवार्य है, और यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इस चित्र 9.6 में और 9.6.7 में ऑटो ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी बौने होते हैं और या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो यह बौनापन का कारण बन सकता है। जब आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तब आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे, और ये परिवर्तन यौनारंभ के संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है क्योंकि वे मधुमेह के रोगी होते हैं? उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे होंगे, और यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बन सकता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सकता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इससे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इससे की अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। क्रियाकलाप देखें। हार्मोन अतः स्रावित ग्रंथि द्वारा अनुस्रावित होते हैं और जिनके का विशिष्ट कार्य होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि और दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन तथा उनके कार्यों के आधार पर सारणी 7.1 को पूर्ण कीजिए। दिया गया है वृद्धि हार्मोन में है वृद्धि हार्मोन। इसका अतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी है और इसका कार्य सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। उसके बाद वृद्धि हार्मोन में है स्रावित में थायराइड ग्रंथि भी होता है और उसके बाद इसका भी कार्य है थायराइड ग्रंथि के शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करना है। उसके बाद इंसुलिन का देखें। इंसुलिन का भी थायराइड ग्रंथि इंसुलिन का अंतःस्रावी ग्रंथि
ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि है। उसके कार्य रक्त, इसका कार्य है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। उसके बाद देखते हैं टेस्टोस्टेरोन देखें तो इसका अंतरस्रावी ग्रंथि वृषण है और उसका कार्य रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का फिर अंतरस्रावी ग्रंथि अंडाशय है। उसके बाद कार्य इसका है मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है। उसके बाद एड्रीनलिन देखें, एड्रीनलिन का अंतरस्रावी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है। उसके बाद इसका कार्य है मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है। उसके बाद हार्मोन में भी फिर मोचक हार्मोन देखें तो अंतरस्रावी इसका एड्रीनल ग्रंथि है और उसके बाद इसका कार्य है पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्रश्न उठना है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसा होता है। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, और जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, और मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय क्या कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। उसके बाद देखा कि तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को परिवर्तित क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद देखा कि संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। उसके बाद देखा तंत्रिका तंत्र हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। उसके बाद रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा है। उसके बाद देखा कि हार्मोन जीवन के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में ऐच्छिक प्रवाह करने के लिए गति करते हैं। उसके बाद देखा हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि नियंत्रित करता है।